हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के 1 बाय 1 टॉपिक। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन प्रश्न पत्र, ये जो टॉपिक है वो प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर खंड अ का इकाई 2 का ए और बी पार्ट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन कवर करेंगे अरब व तुर्क आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंध पर अरबों का आक्रमण। अब सिंध जो था वो पश्चिम भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर दाहिर के पूर्व रायवंश का अधिकार था। रायवंश जो वो तो था एक सहसी द्वितीय हुआ था, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मण मंत्री चर्च ने स्वयं ही राज्य पर अधिकार कर लिया, यानी कि रायवंश के बाद में उसको चर्च का जो है वो अधिकार हो गया था, ब्राह्मण मंत्री चर्च का। लेकिन उसके बाद में उसका जो शासन था वो उसके पुत्र दाहिर का था, जो कि 712 ईस्वी में अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन के कासिम के ने जो है वो सिंध पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि दाहिर के राज्यकाल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध पर आक्रमण कर लिया था। अब देखते हैं अपन कि अरब के आक्रमण के कारण क्या थे, क्यों इन्होंने भारत पर इतने आक्रमण किए। ठीक है दोस्तों, तो अरबों के आक्रमण के कारण में सबसे पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अरबवासी भी जो थे, जो वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अच्छी खासी दिलचस्पी लेने लग गए थे। भारत जो है उस टाइम पे क्या था, मूर्ति पूजा का देश के रूप में विख्यात था। तो इसलिए इस्लाम धर्म जो था उन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए जो है अरबों के थ्रू एक उनका परम उत्तरदायित्व तो बन गया था कि नहीं, भारत में जो है मूर्ति पूजा को पूरी तरह से समाप्त करवाना है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करवाना है। तो इस प्रकार से इस्लाम के प्रचार के लिए इन्होंने अरबों ने सिंध पर आक्रमण किए। दूसरा जो कारण था व्यापारिक संपर्क। ठीक है, तो ये जो अरब पर आक्रमण हुए कोई अचानक से हुई वाली घटना नहीं थी, क्योंकि पहले से ही सिंध के बहुत सारे अरबों के बहुत सारे जो व्यापारी थे वो सिंध में निवास कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर व्यापार के हिसाब से ये लोग वहाँ पर बसे हुए थे। अरब व्यापारी को व्यापारिक सुविधा भी बहुत सारी प्राप्त थी। वहाँ पर वे थाने, देवल, खंबात, सोपारा और मालाबार के बंदरगाहों से बहुत सारा व्यापार करते थे। तो इस हिसाब से इन्होंने व्यापारिक संपर्क स्थापित करने के लिए भी आक्रमण किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं धन की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, अपन ने बहुत जगह पढ़ा है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, यानी कि अपन भारत में जो है अपार धन संपदा थी, अकुत संपत्ति एकत्र थी, विशेष करके मंदिरों में। तो इन्हें लूटने से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होनी थी। सो इसलिए इन्होंने क्या किया कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से भी आक्रमण किए। ठीक है, अगला कारण है भारतीय राजनीति एवं सामाजिक दशा। भारत के जो राज्य थे उनमें आपस में इतनी एकता नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने जो अरब थे उन्होंने सोची समझी योजना के तहत सिंध विजय की योजना बनाई, और सिंध की आंतरिक राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों ने अरबों के हौसले को और बढ़ाया, और इस प्रकार से उन लोगों ने आक्रमण करके सिंध पर विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण की। जो तात्कालिक कारण था वो था देवल के निकट कुछ जहाज़ों को समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। यानी कि देवल जो था सिंध का, वहाँ पर कुछ जहाज तो थे, उनको समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। और जो हज्जाज जो समुद्री जो जहाज थे वो हज्जाज के पास कुछ माल और स्त्रियाँ लेकर जा रहे थे। तो समुद्री डाकुओं ने जब इन्हें लूट लिया था तो हज्जाज ने दाहिर को उसकी क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु दाहिर ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जो समुद्री डाकू इन पर मेरा कोई वश नहीं है। इस प्रकार से उसने खलीफा की इजाज़त लेकर हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण किया, परंतु 2 बार आक्रमण होने पर भी अरब जो है वो सिंध को पराजित नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने 712 ईस्वी में जो हज्जाज का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, उसको पूरी तैयारी के साथ में उसने आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक के पूरे कारण थे। अब अपन देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण के लिए प्रयास किया तब उसका जो उम्र थी वो मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की आयु में वह मकरान होता हुआ ठट्टा के नज़दीक देवल बंदरगाह पर पहुंच गया था। अब कासिम के उसने जो कासिम जब यहाँ आ गया था, फिर भी इसको सूचना मिल गई थी किसको, दाहिर को, लेकिन उसने उसकी कोई आवभगत नहीं की। इसी को देखते हुए उसने और ज़्यादा गुस्सा होते उसने सिंध के जो पश्चिमी प्रदेश थे उनको तो छोड़ दिया, लेकिन उसने वहाँ कासिम ने जो है वहाँ के आसपास के जो नगर थे उनको जी भर के लूटा, और जो नगरवासी थे उनकी हत्या करवाई।
उसने वहाँ देवल में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया, साथ साथ 4000 मुसलमानों को नगर की सुरक्षा के लिए वहीं बसा दिया। वहाँ से उसने जो भी धन लूटा था उसका 5वां हिस्सा था वो, और 75 स्त्रियाँ, वो उस स्त्रियों को उसने हज्जाज की सेवा के लिए भेज दिया। बाकी जो धन बचा था उसने सैनिकों में बांट दिया। अब जो है वो देवल को जीतने के बाद नेरून पहुंचा और वहाँ उसने बौद्धों की सहायता से फिर नगर पर अधिकार कर लिया। फिर आगे उसने सिविस्तान यानी कि सेहवान पर भी अधिकार कर लिया। अब आगे बढ़ गया वो सिंधु नदी को पार करते हुए बहमनाबाद या ब्राह्मणबाद। जब वो ब्राह्मणबाद पहुंचा तो दाहिर को बाध्य होकर कासिम का मुकाबला करने के लिए आने ही पड़ा। जब 20 जून 712 ईस्वी को राव यानी कि रावर के निकट दाहिर और कासिम की मुठभेड़ हुई, तो कासिम दाहिर ने जो है कासिम के अच्छे खासे छक्के छुड़ा दिए थे, परंतु क्या हुआ कि दाहिर जो है वो हाथी पर बैठा होता एक तीर आके उसको लग गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दाहिर की जो सेना थी उसके भी पाँव उखड़ गए, परंतु उस रावर पर जो है उसने अधिकार कर लिया और फिर वो बहनाबाद की तरफ बढ़ा। फिर दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह, उसने भी मोहम्मद बिन कासिम का बहुत अच्छे से उसने सामना किया, परंतु उसके एक मंत्री ने उसका विश्वासघात कर दिया और आखिरकार जय सिंह की जो है वो पराजय हुई। और उसने जो कासिम ने क्या किया, दाहिर की जो एक विधवा थी उसने स्वयं विवाह कर लिया, उसकी 2 पुत्रियों को उसने हज्जाज के पास भेज दिया। ठीक है दोस्तों, अगला उसने क्या किया कि बेहनामाबाद को भी उसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। फिर उसने आलोर यानी कि दाहिर की जो राजधानी थी उस पर अधिकार किया। फिर वहाँ से वो गया मुल्तान, और मुल्तान का जो आक्रमण था वो उसका आखिरी विजय थी। मतलब मुल्तान आक्रमण के बाद उसने उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने कन्नौज पे आक्रमण करने की योजना में, परंतु खलीफा ने उसको वापस बुला लिया। इस प्रकार से 713 ईस्वी तक जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की आखिरी विजय हुई। ठीक है दोस्तों, अब इस विजय का क्या परिणाम निकला, अब हम देखते हैं कि इस विजय की वजह से कुछ राजनीतिक परिणाम थे, कुछ सांस्कृतिक परिणाम थे, कुछ भारतीय ज्ञान का प्रसार भी और कुछ व्यापारिक संपर्क भी स्थापित हुए। तो राजनीतिक परिणामों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अपने जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश हुए, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, इनकी प्रतिष्ठाओं की स्थापना हुई क्योंकि उन्होंने अरबों का विरोध किया था। इस प्रकार से एक ये भी राजनीतिक परिणाम सामने उभर के आया। और आखिरकार ये जो अरबों की विजय ना, तुर्क विजय यानी कि अरबों के बाद में जो तुर्कों का आक्रमण हो, उस हिसाब से एक ये जो आक्रमण हो इन्होंने उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ठीक है, अगला बात करते हैं सांस्कृतिक परिणाम। तो सांस्कृतिक परिणाम ये हुए कि जब अरबों ने सिंध में आक्रमण किया तो उन्होंने धार्मिक उन्माद दिखाया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने मस्जिदें बनवाई, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने बाध्य होकर धार्मिक सहिष्णुता की भी नीति अपनाई। हिंदुओं को बहुत सारे प्रशासनिक पद सौंपे, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता भी दी, और जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करे तो उनसे जजिया भी वसूला। इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो भारत में इस्लाम धर्म की जो स्थापना थी वो सहज हो गई थी। ठीक है, और अरबों ने जो कि भारतीयों से सामाजिक संपर्क स्थापित कर वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक परिणाम सामने आए। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान का प्रसार। अब अरबों ने भारत से अनेक ज्ञान की बातें भी ग्रहण की और उनका प्रचार जो है यूरोप तक गया। भारत में भारतीय कला, धर्म, दर्शन और ज्ञान विज्ञान ने अरबों को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भारत का जो ज्ञान था, अरबों ने जो शून्य का ज्ञान जो है वो भारत से ही प्राप्त किया था। जैसे अरबों की चित्रकला, संगीत में स्थापत्य कला के विकास में भारतीयों का योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, अब अपन कह सकते हैं कि अरबों की जो सिंध विजय थी वो परिणाम विहीन विजय मात्र नहीं थी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हुए अरबों की जो सिंध विजय थी उसके दूरगामी परिणाम हुए। जैसे जीवन, विज्ञान और धन के अनेक क्षेत्रों में सिंध में अरब विजय के साथ एक ऐसे युग का सूत्रपात हुआ जैसे हिंदू मुसलमान संस्कृतियों के भविष्य में होने वाले पारस्परिक आदान प्रदानों की पूर्व पीठिका कहना अनुपयुक्त न होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन व्यापारिक संपर्क के बारे में। तो अरब विजय के परिणाम स्वरूप 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हिंद व अरब व्यापारिक संपर्कों का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, बगदाद और अरब सागर में फारस की खाड़ी द्वारा सीधा व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार से बसरा जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो बसरा में अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में विकास हुआ। यहाँ भारत, चीन, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका और अन्य देशों से व्यापारिक सामान आते थे और उन्हें अरब साम्राज्य के विभिन्न भागों में बेचा जाता था। इस प्रकार से राजनीतिक, सांस्कृतिक, भारतीय और व्यापारिक संपर्कों के हिसाब से इस आक्रमणों के बहुत सारे परिणाम सामने आए। अब भारत को, अरब को मुख्यतः जो है सागौन लकड़ी, कच्चा लोहा, चांदी, हीरा, मोती, गेंडा की सींग, हाथी दांत, गरम मसाले, सुगंधित पदार्थ, आम, कटहल, नींबू, नारियल, चीनी, हाथी, मयूर, मलमल,
सूती वस्त्र, नीला रंग, चंदन आदि चीज़ों का जो वो निर्यात करता था। तो इस प्रकार से यह उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम इनके लिए साबित हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने बात की आज अरब आक्रमण के बारे में। इससे अगले वीडियो में अपन तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।